गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नोट्स एम्पायर में। आई एम अर्चना आर्ची। इस चैनल पर आपको रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले बीएड कॉलेज का लेसन प्लान, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, नोट्स ये सब मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज अगर आप कोई लेसन प्लान चाहते हैं या किसी असाइनमेंट का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रांची यूनिवर्सिटी ने बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम की घोषणा कर दी है और एग्ज़ाम स्टार्ट भी हो चुके हैं। तो हम लोग इस चैनल पे अभी डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के कुछ नोट्स, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और जो एक दो वीडियो पहले बने हुए हैं इकोनॉमिक्स मेथड पे, आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। इसमें मैंने करिकुलम की विशेषताएं और उसके मीनिंग और टाइप्स के बारे में डिस्कस कर दिया है। अब बचा है यूटिलिटी ऑफ करिकुलम। तो अभी हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। यह असाइनमेंट की तरह आप इसको लिख सकते हैं, आप नोट्स की तरह इसे तैयार भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, पाठ्यक्रम की आवश्यकता एवं उपयोगिता, नीड एंड यूटिलिटी ऑफ करिकुलम। नीड एंड यूटिलिटी ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम की आवश्यकता एवं उपयोगिता कई दृष्टिकोण से है। मुख्य दृष्टिकोण निम्नलिखित हैं। पहला तो पाठ्यक्रम की आवश्यकता एवं उपयोगिता होती ही है कि पाठ्यक्रम से ही एक टीचर तय करता है कि उसे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है और कैसे बच्चे में स्किल का डेवलपमेंट करना है, स्किल का विकास करना है बच्चे में। तो पहला तो है पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों है, तो पहला है इसका समय एवं शक्ति की बचत। समय एवं शक्ति की बचत। पाठ्यक्रम के कारण समय एवं शक्ति दोनों की बचत होती है। शिक्षक, विद्यार्थी तथा शिक्षार्थी सभी का समय बच जाता है। मतलब शिक्षक, विद्यार्थी तथा शिक्षा शास्त्री सभी का समय बच जाता है। निश्चितता होने के कारण इन्हें इधर उधर नहीं भटकना पड़ता। हाँ, एक पाठ्यक्रम जो होता है वो सीमित होता है, निश्चित होता है, तो न इसमें शिक्षक का समय ज़्यादा बर्बाद होता है, न ही विद्यार्थी का समय ज़्यादा बर्बाद होता है। समय बचता है। एक निश्चित समय में एक निश्चित पाठ को पढ़ा दिया जाता है। तो करिकुलम तय होता है, इसलिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ता। दूसरा है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति। पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कराता है। शिक्षा का जैसे पाठ्यक्रम रहता है, शिक्षा के उद्देश्य वैसे ही होते हैं। बिना पाठ्यक्रम के शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकती है। कहने का तात्पर्य है कि जो पाठ्यक्रम होता है वह शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कराता है। मतलब जो भी शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो तो जो होता है शिक्षण के जो मुख्य उद्देश्य होते हैं, बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, बच्चे का सर्वांगीण विकास, फिर से बच्चे को नॉलेज देना, इस तरह के उद्देश्यों की प्राप्ति पाठ्यक्रम के द्वारा होता है। और बिना पाठ्यक्रम के शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि पाठ्यक्रम से ही पता चलता है कि किस एज के बच्चे को कितना ज्ञान और कैसे ज्ञान दिया जा सके। तीसरा पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों है, तो देखिए, तीसरा है ज्ञान की प्राप्ति। पाठ्यक्रम छात्रों को आवश्यक ज्ञान प्रदान करता है। छात्रों को यह भी मालूम रहता है कि अमुक स्तर पर उनका ज्ञान अमुक स्तर तक होना चाहिए। पाठ्यक्रम ज्ञान विज्ञान का एक साधन है। फोर्थ है नागरिकता का विकास। पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों को सुयोग्य एवं कुशल नागरिक बनाया जाता है, उनमें नागरिक गुणों की वृद्धि होती है। पांचवा है चरित्र का विकास। प्रगतिशील शिक्षक प्रणालियाँ चरित्र के विकास पर बल देती हैं। इसका साधन पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम के द्वारा चरित्र विकसित किया जा सकता है। छठा है खोज एवं आविष्कार। पाठ्यक्रम छात्रों में ज्ञान भरता है। ये छात्र उच्च श्रेणियों में जाकर खोज एवं आविष्कार की ओर उन्मुख होते हैं। कुछ छात्र इनमें सफलता प्राप्त भी कर लेते हैं। खोज एवं आविष्कार से तात्पर्य है कि बच्चे में ऐसे कौशल का विकास करना कि बच्चा खुद आविष्कार की ओर अग्रसर हो, बच्चा खुद
एक्सपेरिमेंट की, प्रयोग की ओर अग्रसर हो और वह खुद से ही चीज़ों को खोजे, आविष्कार करे और बच्चा इसमें, छात्र इसमें सफलता प्राप्त करे। तो खोज एवं आविष्कार के लिए भी पाठ्यक्रम आवश्यक हो जाता है। अब हम अगला देखेंगे पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, अभी हमने देखा पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों होती है, और अब हम देखेंगे पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। मतलब पाठ्यक्रम को बनाने के लिए, उसके निर्माण के लिए किन किन बातों को ध्यान में मुख्य तौर पर रखा जाता है, इसके सिद्धांत क्या क्या हैं। प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। नीचे कतिपय उन सिद्धांतों की विवेचना प्रस्तुत है जिनको ध्यान में रखकर सामान्यतः पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। पहला है लोच का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लोच का सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, पहला है लोच का सिद्धांत। पाठ्यक्रम कोई अंतिम उत्पाद नहीं है, यह तो अंतिम उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन मात्र है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने की विधियां तथा विषय सामग्री बदलती रहती है, समाज के स्तर बदलते रहते हैं। इसी प्रकार समाज की मान्यताएं, आदर्श, आवश्यकताएं आदि भी समयानुसार बदलती रहती है। इन सब परिवर्तनशील तथ्यों के अनुसार ही पाठ्यक्रम को परिवर्तित करना पड़ता है। अतः पाठ्यक्रम ऐसा बनाया जाए जो सरलतापूर्वक परिवर्तन किया जा सके और जिसमें विस्तार तथा संकुचन भी शीघ्र हो सके। मतलब जो पाठ्यक्रम होता है उसके निर्माण का पहला सिद्धांत तो है लोच का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब जो समाज है उसकी मान्यताएं, उसके आदर्श समय अनुसार बदलते रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी बदलते रहते हैं। तो इन सब परिवर्तनशील तथ्यों को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए, ताकि अगर कुछ दिनों के बाद समय बदले, लोग बदले, समाज की मान्यताएं बदले, तो उसके हिसाब से फिर पाठ्यक्रम को बदला जा सके, उसमें कुछ संशोधन किया जा सके। वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि उसमें परिवर्तन किया जा सके, उसमें विस्तार किया जा सके या फिर संकुचन किया जा सके। दूसरा है व्यापकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस। व्यापकता का सिद्धांत मतलब ब्रॉड होना चाहिए। पाठ्यक्रम व्यापक होना चाहिए। पाठ्यक्रम केवल कक्षाक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा पुस्तकालय तक ही सीमित नहीं होता है। पाठ्यक्रम में, जैसे कि परिभाषा में ही बतला दिया गया है, वे सभी स्थान, विचार तथा क्रियाएं शामिल की जाएं जो शिक्षा के या किसी एक विषय के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। अतः पाठ्यक्रम को इन सभी बातों को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। व्यापकता का दूसरा अर्थ भी लिया जाता है। पाठ्यक्रम का आधार व्यापक दृष्टिकोण का विकास करना होता है। मतलब पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बच्चे में व्यापक दृष्टिकोण का विकास करे। मतलब ब्रॉड बच्चा ब्रॉड तरीके से सोच सके, ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से बच्चा सोच सके, बच्चा सृजनात्मक हो, व्यापक हो। मतलब सिर्फ वो कक्ष पाठ्य पुस्तक तक ही सीमित ना हो, बल्कि सहगामी क्रियाओं को भी पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाए। तो इस तरह से व्यापकता का सिद्धांत अवश्य होना चाहिए पाठ्यक्रम निर्माण के लिए। ठीक है। व्यापक दृष्टिकोण का व्यापकता का दूसरा अर्थ भी लिया जाता है। पाठ्यक्रम का आधार व्यापक दृष्टिकोण का विकास करना होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो संकुचित विचारधाराओं से दूर हो व किसी की भावनाओं तथा धर्म पर कटाक्ष या आघात न करे। तो ये तो बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो संकुचित विचारधारा न रखा हो, रूढ़िवादी विचारधारा को समर्थन न करता हो, किसी की भावनाओं तथा धर्म पर कटाक्ष या आघात न करे। तीसरा है प्रेरणा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। पाठ्यक्रम प्रेरणात्मक होना चाहिए। पाठ्यक्रम उस समय तक प्रेरणात्मक नहीं हो सकता है जब तक कि वह छात्रों की आवश्यकता, रुचि, इच्छा तथा योग्यता पर आधारित न हो। पाठ्यक्रम को साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक भी होना आवश्यक है। ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो बाल मनोवैज्ञानिक का ज्ञाता हो, बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता हो।
यदि पाठ्यक्रम छात्रों को कोई प्रेरणा प्रदान नहीं करता है तो वह छात्रों में वांछित परिवर्तन नहीं कर पाएगा और इस प्रकार से शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाएगी। कहने का तात्पर्य है कि पाठ्यक्रम प्रेरणात्मक होना चाहिए। वह ऐसा होना चाहिए कि बच्चे खुद मोटिवेट हों, खुद से मोटिवेट हों कि वो अपने पाठ्यक्रम को निश्चित समय में पूरा करें। और ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसे बाल मनोविज्ञान का अच्छा खासा नॉलेज हो, तभी वो बच्चों को समझते हुए पाठ्यक्रम का निर्धारण कर पाएगा। और अगर पाठ्यक्रम सही से निर्धारित हो जाए जो कि बच्चों को प्रेरणा देने वाली हो, प्रेरित करने वाली हो, तो आसानी से पाठ्यक्रम के जरिए शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो पाएगी। तो पाठ्यक्रम के निर्माण में इस बात का भी ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। चौथा है अस्थायी स्वभाव का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टेंटेटिव इन नेचर। टेंटेटिव इन नेचर, अस्थायी स्वभाव का सिद्धांत। परिवर्तनशील समाज में अंतिम रूप से कोई भी पाठ्यक्रम नहीं बन सकता है। पाठ्यक्रम को सामाजिक परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित करना आवश्यक होता है। कोई भी विद्वान पाठ्यक्रम का निर्माण एक बार ही सदैव के लिए नहीं कर सकता है, अतः पाठ्यक्रम सदैव स्थायी रूप से बनाया जाए। पांचवा है क्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। पाठ्यक्रम क्रिया केंद्रित, एक्टिविटी सेंटर्ड होना चाहिए। बच्चे करके सीखते हैं, मतलब बच्चे लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं। यदि पाठ्यक्रम छात्रों की इन सक्रियता को समाज उपयोगी उचित कार्यों में व्यक्त कराने में सफल होता है तो पाठ्यक्रम सार्थक समझा जाएगा तथा छात्र अपनी सक्रियता द्वारा अच्छे उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेंगे। अतः पाठ्यक्रम को क्रिया तथा अनुभव के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। छठा है जीवन से संबद्धता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग ऑफ लाइफ। जीवन से संबद्धता का सिद्धांत। विद्यालय समाज का प्रतिनिधि है, अतः विद्यालय को समाज का हित सर्वोपरि रखना चाहिए। छात्र विद्यालय में आकर यह अनुभव न करे कि वह समाज से बाहर है, उसे विद्यालय में भी सामाजिक रूप से व्यवहार करना चाहिए। मतलब जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वह ऐसा होना चाहिए कि बच्चा उसको जो विद्यालय में सीखे उसको बाहर की दुनिया से कनेक्ट कर पाए, उससे खुद को जोड़ पाए। मतलब वो विद्यालय में आके यह अनुभव करे कि वह समाज में ही है, वह विद्यालय जाकर अपने आप को समाज से बाहर महसूस न करे। इसलिए विद्यालय में भी बच्चों के साथ सामाजिक रूप से व्यवहार करना चाहिए ताकि उससे लगे कि यह जीवन से संबंधित है। सातवां है विविधता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी। समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं सभ्य समाज की विशेषता है। विभिन्न व्यक्तियों की योग्यता, रुचि, पसंद, जन्मजात प्रवृत्तियां तथा स्वभाव एवं आदतें अलग अलग होती हैं। इसी विभिन्नता के कारण पाठ्यक्रम में भी विविधता आवश्यक हो जाती है। इन विविध आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इन व्यक्तियों का अपने कार्य में दक्ष होना आवश्यक है। मतलब ये जो व्यक्ति होते हैं, जितने भी तरह के लोग होते हैं, वो क्या होते हैं कि आपस में वो अलग अलग होते हैं। अलग धर्म के मानने वाले होते हैं, अलग संस्कृति के मानने वाले होते हैं, या फिर अलग परिवेश के रहने वाले होते हैं। तो इस तरह से उनकी आदतें अलग अलग होती हैं। तो इस विभिन्नता के कारण पाठ्यक्रम में भी विविधता आवश्यक हो जाती है ताकि सभी बच्चे की लर्निंग आवश्यकता को, मतलब अधिगम की आवश्यकता को पूरा किया जा सके, ताकि बच्चा अपने कार्य में दक्ष हो सके। तो विविधता का सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है। आठवां है सहसंबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन।
ज्ञान एक इकाई है। जीवन की समस्त घटनाएं एक दूसरे से संबंधित हैं। इसी प्रकार जीवन में प्राप्त ज्ञान एक दूसरे से संबंधित होता है। अतः पाठ्यक्रम विभिन्न ज्ञानों को संबंधित कराने में सहायक होना चाहिए। इससे ज्ञान सरल तथा स्पष्ट हो जाएगा। पाठ्यक्रम को चाहिए कि वह एक विषय का सीधा संपर्क दूसरे विषय में स्थापित करे। इस प्रकार के संबंध स्थापना को शिक्षा में समन्वय के नाम से पुकारा जाता है। सहसंबंध का तात्पर्य है कि प्रत्येक विषय जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इतिहास अगर हम उठा के देखें तो वो भूगोल से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं अगर भूगोल के विषय को हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं गणित से जुड़ा हुआ है। उसमें इतिहास की भी कुछ घटनाओं का जिक्र है, तो वो क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से समन्वित हैं। तो इसे ही हम सहसंबंध का सिद्धांत कहते हैं। यह भी पाठ्यक्रम में रहना अत्यंत आवश्यक है। उपयोगिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय उपयोगिता का ध्यान आवश्यक रूप से रखना चाहिए। यदि पाठ्यक्रम छात्रों को कोई उपयोगी ज्ञान प्रदान नहीं करता है तो वह व्यर्थ है। पाठ्यक्रम के सभी तत्वों की कुछ न कुछ उपयोगिता होनी आवश्यक है। छात्र पाठ्यक्रम में तभी रुचि लेंगे जब वह उनके लिए उपयोगी हो। कहने का तात्पर्य है कि जो ये पाठ्यक्रम होता है वह अवश्य ही उपयोगी होना चाहिए। मतलब जिस भी कक्षा के छात्र को हम शिक्षा दे रहे हैं या पढ़ा रहे हैं उसके लिए अवश्य ही उपयोगी होना चाहिए। अगर पाठ्यक्रम उपयोगी नहीं होगा तो बच्चा क्या करेगा कि पाठ्यक्रम में कोई रुचि नहीं लेगा और शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए पाठ्यक्रम में उपयोगिता का सिद्धांत अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पे देखिए, पाठ्यक्रम में बच्चे तभी रुचि लेंगे जब वो उनके लिए उपयोगी हो, जब वह उन्हें कुछ जीवन मूल्य प्रदान करे, जब वह उन्हें भावी जीवन में स्वावलंबी बनाए। फलतः पाठ्यक्रम को उपयोगी होना चाहिए। विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। विकास के सिद्धांत में पाठ्यक्रम को विकास के सिद्धांत के आवश्यक रूप को ध्यान में रखना चाहिए। छात्रों के विकास के अनुरूप ही पाठ्यक्रम को अपना विकास करना चाहिए। कभी कभी परीक्षाओं में एक अच्छे पाठ्यक्रम के गुण के संबंध में पूछ लिया जाता है कि एक अच्छे पाठ्यक्रम में कौन कौन से गुण होना आवश्यक है। परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देना उस समय बड़ा ही सहज हो जाता है जब हमें पाठ्यक्रम निर्माण के उपयुक्त वर्णित सिद्धांतों का ज्ञान हो। इन सिद्धांतों की भाषा को थोड़ा सा परिवर्तित करके नए ढंग से व्याख्या करें तो पाते हैं कि ये सिद्धांत ही अच्छे पाठ्यक्रम के गुण के रूप में लिखे जा सकते हैं। इसे आप निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से, कभी कभी परीक्षाओं में एक अच्छे पाठ्यक्रम के गुणों के संबंध में पूछ लिया जाता है और इसमें आप इसको और थोड़ा बढ़ा के लिख सकते हैं। तो ठीक है, आज का हमारा पाठ्यक्रम का जो मतलब जो चल रहा था नोट्स पाठ्यक्रम की, हमने यहाँ तक पाठ्यक्रम के निर्माण का सिद्धांत अभी कंप्लीट किया। तो ये यहीं पे ख़त्म होता है। अगले दिन हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स टीचर के क्या क्या गुण होने चाहिए। अभी तक हम इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत सी चीज़ें देख चुके हैं, जैसे कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के बारे में, दूसरा कि इकोनॉमिक्स के क्या करिकुलम होने चाहिए वो, और अब हम देखेंगे इकोनॉमिक्स टीचर कैसा होना चाहिए। आगे क्लास में आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिलेंगे। तो आज का मेरा क्लास यहीं पे ऑफ होता है। थैंक यू।